मुद्दों को लेकर विभिन्न दलों के सदस्यों ने भारी हंगामे के बीच बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्रवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल लोकसभा को कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद उसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की स्थिति दोपहर 12 बजे भी नहीं सुधरी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी सदस्य अध्यक्ष के आसन के पास आ गए और कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनटों बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सभापति ने 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम में जेपीसी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज है। आज संसद और संसद के बाहर केंद्र सरकार पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके अलावा कोयला घोटाले में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को भी बीजेपी ने तत्काल उनके पद से हटाए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार पर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने कई बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी विपक्षी दल है और उसको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी की इस मांग को पूरा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता और मनमोहन सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मुलायम की नसीहत के बाद समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आगाज कर दिया है। अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए शुरुआत संकल्प दिवस के रूप में की गई। लखनऊ में कमान संभाली समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र चौधरी ने और निशाने पर रही मायावती और उनकी पूर्व की बसपा सरकार। मुलायम की नसीहत के बाद खुद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने न केवल विधायकों, जिला और महानगर के अध्यक्षों बल्कि पार्टी के फ्रंटल विंग के साथ महिला सभा की भी बैठक ली। तय किया गया कि मुलायम के दिल्ली सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाया जाए। तारीख भी तय की गई 23 अप्रैल यानी आज। पूरे प्रदेश में सरकार के साल भर से ज्यादा बीत जाने के बाद अब जनता के बीच जाना होगा। कई मंत्रियों को निर्देशित किया गया, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। प्रदेश भर में आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन उपलब्धियों के साथ ही ये मौका था विपक्ष को निशाने पर लेने का। सपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता से सीधा संवाद करते हैं और ऐसा मौका कभी भी पूर्व की सरकार में नहीं रहा है। सरकार ने पूर्व की बसपा सरकार पर और उनकी मुखिया मायावती को भी निशाने पर लिया। सपा ने कहा कि पूर्व की बसपा सरकार में आपातकाल जैसे हालात थे और उस समय सरकार में विकास के सिवा बाकी सब कुछ हुआ। यही नहीं, बसपा सरकार को लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जा सकता है। भले ही संकल्प दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया हो, लेकिन क्या मुलायम का ये नया प्रयोग कोई नया करिश्मा कर पाएगा? क्या वाकई सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचेंगी और मुलायम की दिल्ली यात्रा का सपना साकार हो पाएगा? ये देखना अभी बाकी है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के हालात सुधारे जाएंगे, ये भरोसा दिलाया है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों ने। यूपी के मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही टीचरों की कमी को खत्म किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्री ने केंद्र से डिमांड लिस्ट की झड़ी लगा दी। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री समेत इस संगोष्ठी में बेसिक शिक्षा के तीनों राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के राज्य मंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी बुलाए गए। न्यूपा के कुलपति ने शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने खरी खरी सुना दी। कहा सिर्फ योजनाएं लागू करने से काम नहीं चलेगा, यूपी को अभी और मदद की जरूरत है। ड्रेस के साथ बच्चों की मोजे, जूते, टाई और शिक्षा अधिकारियों के लिए वाहन देने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि हर स्कूल में बिजली लगवाई जाए। कंपटीशन के लायक उत्तर प्रदेश को बनाया जाए तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी और टीचर्स इस रेस में उत्तर प्रदेश को अव्वल बना देंगे। सरकारी स्कूलों को बदनाम करने का एक फैशन सा चल गया है, ये मानना है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का। चौधरी ने ये भी कहा कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, सरकार की हर चीज को बदनाम करने का एक फैशन सा चल गया है। गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री राम सेवक यादव ने आज मीडिया पर ही आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा मीडिया अखिलेश सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर पा रही है, इसलिए अखिलेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इटावा में आज जिला पंचायत सभागार में समाजवादी पार्टी का विशाल उपलब्ध एवं संकल्प दिवस मनाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव के भाई राजपाल यादव के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष राम सेवक यादव ने मीडिया से बात करते समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही आरोप लगा डाला।
राम सेवक यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनावश्यक पैसा नहीं वसूल कर पाती है, इसलिए अखिलेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, इस तरह से बदजुबानी बयानबाजी करने वाले मंत्रियों पर कोई कार्रवाई होती है या इसी तरह से इस तरह के मंत्री बदजुबानी बयानबाजी करते रहेंगे। सो गए मंत्री जी। प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारी जब संगोष्ठी में अपनी बातें रख रहे थे तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद कार्यक्रम में खर्राटे ले रहे थे। ये है यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद। राजधानी में पूरे सूबे से शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया था। लखनऊ में न्यूपा यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग ने 2 दिन की गोष्ठी बुलाई थी। यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, पर इन्हें देखिए शायद काम से कुछ ज्यादा ही थक गए हैं। एक के बाद एक झपकी उनकी आंखों को खुलने से रोक रही है। मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं बार बार, पर नींद है कि मानती नहीं। पोजीशन बदल रहे हैं, नींद जाए, पर शायद नींद के आगे बस नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी गंभीर नहीं हैं। झपकी से पहले उन्होंने भी शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बड़ी बड़ी बात की। अब या तो मंत्री जी थक गए या ऊब गए कि न्यूपा के कुलपति जब कई बड़े सवाल उठा रहे थे तो सुनने के बजाय झपकियों से परेशान थे। सवाल उठ रहा है कि मंत्री जी अगर शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए ध्यान मग्न है तो ठीक है, मगर अगर नींद आ रही है तो फिर शिक्षा विभाग को कौन जगाएगा। 14 खरब के स्मारक घोटाले की जांच रिपोर्ट पे जल्द कार्रवाई करेंगे लोक आयुक्त। जांच रिपोर्ट में माया सरकार के 2 कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा समेत 1.5 दर्जन अभियंताओं के खिलाफ है पर्याप्त सबूत। जांच रिपोर्ट के अनुसार स्मारक घोटाले की 35% राशि डकार गई बसपा सरकार। माया सरकार में बने अम्बेडकर पार्क हुए घोटाले ने महा घोटाले का रूप ले लिया है। ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच की एक लंबी रिपोर्ट के अनुसार 14 खरब का महा घोटाला उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आएगा, जिसमें माया सरकार के 2 कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा समेत लोक निर्माण विभाग, निर्माण निगम समेत कई विभागों के लगभग 1.5 दर्जन अभियंताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत होंगे। जांच रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि पार्कों में लगे पत्थर को तराशने के लिए राजस्थान लाने ले जाने की बात कही गई, जिसमें एक बड़ा खर्च दिखाया गया। उसमें खामियों के साथ साथ पत्थर के खरीद में भी धांधली की बात सामने आई है। लगभग 1 साल से चल रहे इस महा घोटाले की जांच की रिपोर्ट ईओडब्ल्यू ने लोकायुक्त को सौंप दी है, जिससे अब आरोपियों को कानून के सामने जल्द आना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा थी आज लखनऊ में। ममता शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। वहीं गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल ने कहा कि अगर बलात्कारी उनके हाथ में आ जाते हैं तो उनके माथे पर बलात्कारी लिख करके समाज में घुमाया जाएगा, जिससे कि वो समाज में जीने लायक न रहे। बलात्कारियों को फांसी नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ अगर बलात्कारी आएंगे तो उनके माथे पर बलात्कारी और गालों पर देशद्रोही लिखेंगे, जिससे वो खुद ही सामाजिक तौर पर सजा पाएंगे। यह सनसनीखेज बयान दिया है महिला हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाली और गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल ने, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति संवेदनशीलता के विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने लखनऊ आई थी। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है। वहीं ममता शर्मा ने कहा कि कड़ा कानून बनाने से ही महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। आज जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून का पालन होना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा जहां आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 करार दिया, वहीं दिल्ली में हो रहे महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले में कहीं न कहीं आनाकानी करती नजर आई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का घमासान जारी है और बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का भी प्रचार के लिए निकलना शुरू हो गया है। साफ है, नगर की समस्याओं से जुड़ा यह चुनाव राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव में कांग्रेस ने अपने सभी रणबांकुरों यानी बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार में 14 से ज्यादा सभाएं प्रदेश भर में कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, प्रदीप टम्टा और केसी बाबा जैसे 4 सांसदों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जैसे
बड़े दिग्गज नेता भी प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं। वहीं अपने अपने क्षेत्रों में मंत्रियों पर भी अपने प्रत्याशियों को जुटाने का दबाव है। साफ है, भले ही यह चुनाव निकाय का हो और यहाँ की समस्याएं नाली, सफाई, बिजली से ज्यादा ना हो, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। वहीं बड़े नेताओं की जिम्मेदारी इस चुनाव में इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अपने कई प्रत्याशियों को निकायों में सांसदों, विधायकों ने दिलाए हैं, जिन्हें नहीं जिता पाने की सूरत में कांग्रेस जिम्मेदारी भी उनकी तय कर सकती है। वहीं इन चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। खंडूरी कोश्यारी खुद प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तीरथ की सरपरस्ती में यह पहला ही चुनाव है। वही खंडूरी पर ज्यादा दबाव इसलिए भी है क्योंकि तीरथ को जिम्मेदारी दिलाने में उनका बड़ा हाथ था। ऐसे में उन्हें भी ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने गलत फैसला नहीं लिया है। वही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी जिम्मेदारी चुनाव में लगाई गई है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कलजी खाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इस विकास खंड में बेहतर विकास कार्य के लिए ये प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कृत होने जा रहा है। इस योजना के तहत 20 लाख का नकद पुरस्कार भी मिलेगा। जी हां, पौड़ी जिले का कलजी खाल ब्लॉक बेहतर विकास कार्य के लिए पुरस्कृत होने जा रहा है, जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा सम्मानित होंगे। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 24 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित होने वाले एक समारोह में सम्मान देंगे, जिसमें उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य विकास खंडों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी सम्मानित होंगे। आपको बता देंगे, केंद्रीय ग्राम्य विकास विभाग विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हर साल ये पुरस्कार देता है, जिसके तहत बेहतर कार्य करने वाले ब्लॉक को 20 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हालांकि पुरस्कृत तो कलजी खाल ब्लॉक होने जा रहा है, लेकिन ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस पुरस्कार के बाद बाकी ब्लॉक में भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। आरुषि हेमराज हत्याकांड में हुआ है बड़ा खुलासा। सीबीआई के आईओ एजीएल कौल ने बयान दिया है कि आरुषि हेमराज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर राजेश तलवार ने की थी। केस के आईओ और सीबीआई के एएसपी एजीएल कौल के मुताबिक डॉक्टर तलवार ने गोल्फ स्टिक से दोनों की हत्या की थी। तलवार दंपत्ति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद राजेश तलवार ने दोनों की हत्या कर दी। आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हेमराज को ऊपर ले जाकर धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं सबूत मिटाने में नुपुर तलवार ने राजेश की मदद की थी। जाहिर है, आने वाले दिनों में तलवार दंपत्ति की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल दोनों बेल पे चल रहे हैं। अपनी विवादित गतिविधियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जिला कारागार प्रतापगढ़ गुंडाकांड के मामले में भी चर्चा में है। गुंडाकांड के मामले में जेल में बंद राजा भैया के ड्राइवर को मोबाइल उपलब्ध कराए जाने के मामले में पहुंची सीबीआई की टीम ने जेल अफसरों और जेल पुलिस से पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज प्रतापगढ़ जिला जेल पहुंची। सीबीआई की एक टीम ने सीओ जियाउल हक की हत्या के आरोपी मृतक प्रधान के भाई फूलचंद यादव, पवन यादव और नौकर मंजीत को रिमांड पूरी होने के बाद जिला जेल में दाखिल किया, जबकि सीबीआई की दूसरी टीम जेल में बंद राजा भैया के ड्राइवर गुड्डू सिंह द्वारा अपने दोस्तों और नेताओं से मोबाइल पर हुई बातचीत की छानबीन करने पहुंची। गुड्डू सिंह को मोबाइल किसने उपलब्ध कराया, इस सवाल पर जेल अफसरों और पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। बता दें कि प्रधान नन्हेलाल यादव की हत्या में जेल में बंद गुड्डू सिंह ने मोबाइल से अपने दोस्तों और नेताओं से कई बार बातचीत की है। सीबीआई द्वारा उसके दोस्तों की फोन टेपिंग के दौरान यह खुलासा हुआ। सूत्र बताते हैं कि गुड्डू सिंह ने गुंडाकांड से संबंधित बातें नेताओं और दोस्तों से मोबाइल पर की है। फिलहाल सीबीआई की फोन टेपिंग के बाद जहां अब यह साफ हो गया है कि प्रतापगढ़ की जेल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहीं जेल अफसरों पर भी इस मामले में कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। आगरा का बहुत चर्चित नेहा शर्मा हत्याकांड की महीने भर से चली आ रही अटकलें आखिरकार पुलिस ने समाप्त कर दी। आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शोध छात्रा की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। शोध छात्रा नेहा शर्मा की हत्या उदय स्वरूप और यशवीर संधू ने की थी। उदय स्वरूप सत्संग सभा के अध्यक्ष प्रेम स्वरूप की लड़की का लड़का है और इंस्टीट्यूट में बीएससी अंतिम वर्ष का छात्र है। पुलिस के मुताबिक नेहा की लैब में उदय ने एक तरफा प्रेम के चलते उसकी हत्या की थी। उदय नेहा से एक तरफा मोहब्बत करता था। उदय 15 मार्च की शाम नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में नेहा के पास गया और उसने बलात्कार की कोशिश की, लेकिन मंसूबे पूरे न होने पर नेहा की पेपर कटर से 12 बार करके नेहा की हत्या कर दी। नेहा के पेट और गले को पेपर कटर से काट दिया गया और इससे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। हत्या में सबूतों में ठिकाने लगाने में यशवीर संधू ने उदय की मदद की थी। यशवीर संधू दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फिजिक्स लैब में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
नेहा शर्मा की हत्या की वजह पकड़े गए आरोपी उदय स्वरूप का एक तरफा प्यार बन गया, लेकिन ये नेहा शर्मा को कतई मंजूर नहीं था। उसके बाद 15 मार्च की शाम को उदय स्वरूप ने लैब के अंदर जाकर नेहा शर्मा से दुराचार का प्रयास किया। जब नेहा शर्मा ने दुराचार का विरोध किया तो पेपर कटर से उदय स्वरूप ने 12 बार कर नेहा शर्मा की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। गुड़िया रेप केस के दूसरे आरोपी प्रदीप ने एक अहम खुलासा किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रदीप ने बताया कि उसने ही